हम लोग जीव विज्ञान में जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ा और पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि कैसे क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। क्रोमोसोम बने होते हैं क्रोमेटिड के और क्रोमेटिड पर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए या आरएनए ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस हाइपोफॉस्फेटिक एसिड का बना होता है। न्यूक्लियोसाइड शुगर और फॉस्फेट का, न्यूक्लियोसाइड जो होता है वो शुगर और नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। तो बताया था कि शुगर दो तरह का होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज होता है आरएनए में, डीऑक्सीराइबोज होता है डीएनए में। अंतर दोनों में क्या है, कार्बन संख्या 2 पर राइबोज जो होते हैं उनके पर राइबोज जो शुगर है उसके कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है जो डीएनए में नहीं पाया जाता। फिर बताया गया था कि आपको जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन? प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन जो नाइट्रोजनस बेस है दो तरह का होता है, एडेनिन गुआनिन, और पाइरिमिडिन होता है तीन तरह का, साइटोसिन थाइमिन यूरासिल। वहां बताया गया होगा आप लोगों को कि एडेनिन और गुआनिन यानी कि जो प्यूरिन बेस है वो डीएनए आरएनए दोनों में पाया जाता है, और जो पाइरिमिडिन जो बेस तीन तरह का होता है, साइटोसिन थाइमिन और यूरासिल। इसमें से साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में पाए जाते हैं और साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में पाए जाते हैं। यानी कि आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? थाइमिन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक है। पेयरिंग कैसे होता है तो वहां बताया था कि एडविन चारगाफ्स ने एक रूल दिया था जिसे चारगाफ्स रूल कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी सजीव के डीएनए में जितना प्यूरिन नामक नाइट्रोजनस बेस का मात्रा होता है उतना ही पाइरिमिडिन नामक नाइट्रोजनस बेस का भी मात्रा होता है। और इसमें पेयरिंग कैसे होता है कि एडेनिन हमेशा किसी भी सजीव के डीएनए में जितना एडेनिन नामक प्यूरिन का मात्रा होता है उतना थाइमिन नामक नाइट्रोजनस बेस का मात्रा होता है। ठीक है। उसी तरह से किसी भी सजीव के डीएनए में जितना गुआनिन नामक प्यूरिन बेस का मात्रा होता है उतना ही इसका होता है साइटोसिन नामक नाइट्रोजनस बेस का होता है। तो ए बराबर टी, और हम उस दिन बताएंगे कि ए बराबर टी कहने का मतलब क्या होगा कि ये प्यूरिन बेस है, ये पाइरिमिडिन बेस है, एडेनिन है, ये थाइमिन है, दोनों का मात्रा बराबर हो किसी सजीव के डीएनए में, और दोनों आपस में ये बराबर को भी इंडिकेट कर रहा है और दो हाइड्रोजन बॉन्ड को भी इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से बताया थे कि जी ट्रिपल बॉन्ड शी, तो यहाँ भी इसका माने यही हुआ कि ये गुआनिन प्यूरिन बेस बराबर होगा साइटोसिन नामक पाइरिमिडिन बेस के, और ये आपस में जब डीएनए पाए जाएंगे तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और फिर हम बताए थे कि A प्लस जी बटा T प्लस सी बराबर 1। तो यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, A प्लस जी बराबर होगा T प्लस जी। यानी किसी भी सजीव के डीएनए में प्यूरिन बेस और पाइरिमिडिन बेस, किसी भी सजीव के डीएनए में प्यूरिन बेस और पाइरिमिडिन बेस का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये क्या है, ये सब चारगाफ्स रूल के द्वारा बताया गया है। अब हम लोगों को जानना है इसके बाद, ये चर्चा पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे या पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को क्या जानना है, अब हम लोगों को जानना है कि जो डीएनए होता है, जैसा कि हम बताए डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड ये इकाई है, एक मोनोमर है किसका, डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड बदले में किसका बना होता है, उस दिन बताए थे कि न्यूक्लियोसाइड और H3PO4 का बना होता है, यह चर्चा हो चुका है। ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये न्यूक्लियोसाइड दो चीज का बना होता है, किसका किसका, 5 कार्बन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। किसका बना होता है न्यूक्लियोसाइड, तो शुगर और बेस का बना होता है।
5 कार्बन पेंटोज शुगर और हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यही न्यूक्लियोसाइड जब हाइड्रोफॉस्फोरिक के साथ जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और यह न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक इकाई है। जो डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, इसका एक इकाई है। अब कह रहा है ये शुगर और जो बेस होते हैं ये आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इस बॉन्ड का क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसके हेल्प से डीएनए के अंदर या न्यूक्लियोटाइड के अंदर 5 कार्बन पेंटोज शुगर और हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े रहते हैं। यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर शुगर और बेस जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। फिर अब हम एक चर्चा में बताए होंगे कि कोशिका के अंदर केंद्रक में 2 तरह के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। दोनों ही क्या है? बहुलक है। किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। तो बहुलक है, दोनों ही बहुलक है। किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। यानी न्यूक्लियोटाइड उसका एक इकाई हुआ, एक मोनोमर हुआ। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए आरएनए। ठीक वैसे ही जैसे प्रोटीन में प्रोटीन का एक इकाई क्या है? अमीनो अम्ल है। जैसे बहुत सारे अमीनो अम्ल मिल करके प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए आरएनए। तो जैसे वहां पहले से जानते होंगे कि 2 अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। इसीलिए तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। जैसे हम बताए होंगे कि जो ग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं आरबीसी सेल के अंदर, हीमोग्लोबिन के साथ, वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। तो जैसे वहां 2 अमीनो एसिड आपस में बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी यानी कि डीएनए के अंदर भी क्या होता है कि डीएनए के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड को हम एन से इंडिकेट करें तो न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड, ये सब मिलकर क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है ये? न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और इसी न्यूक्लिक एसिड का एग्जांपल क्या हुआ? डीएनए हुआ या आरएनए। यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या? डीएनए आरएनए। तो कह रहा है कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मीन्स डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए के जो इकाई होते हैं, जो मोनोमर होते हैं, वो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके किसके पीछे पाया जाता है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो डीएनए की संरचना में 2 तरह का बॉन्ड हमको मिला। एक एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो कहाँ पाया जाता है? तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच। पेप्टाइड शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और दूसरा पाया गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसके हेल्प से न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े। अच्छा, ये हम लोग पहले से 10th में आप लोग देख लीजिएगा, चाहे पहले चर्चा की होंगे कि सजीव के में
म्यूटेशन होता है। सजीव के आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन हालांकि बहुत स्लो स्पीड से होता है। तो म्यूटेशन क्या होता है कि आनुवंशिक पदार्थ में आने वाला बदलाव। तो पढ़ाए होंगे या आप लोग पहले से जानते होंगे कि म्यूटेशन जिस एजेंट के चलते होता है, जिसके चलते होता है, उसे कहते हैं म्यूटाजेंट। उसमें कुछ फिजिकल म्यूटाजेंट होते हैं, जैसे पाराबैंगनी किरण, एक्सरे। तो ये एक्सरे या पाराबैंगनी जो किरण होते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, इनका फ्रीक्वेंसी इनका इतना फास्ट होता है, इतना ज़्यादा इनका फ्रीक्वेंसी होता है, इस फ्रीक्वेंसी के चलते बॉन्ड टूट जाता है। कौन सा बॉन्ड? यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूट जाते हैं, जिससे डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का अरेंजमेंट है वो ब्रेक हो जाता है और उसके चलते म्यूटेशन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियली म्यूटाजन के द्वारा जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, वो बदलाव लाते हैं आनुवंशिक पदार्थ। बात की बात हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि बॉन्ड यहाँ पाया जाता है, दो तरह याद रखना है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पाया जाएगा, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े होंगे। इसके पहले के बॉन्ड का नाम बताया था एन-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो 5 कार्बन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में पाया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कहानी खत्म हुआ न्यूक्लियोटाइड के बनावट का, न्यूक्लियोटाइड के बनावट का। अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। और यह अंतर रसायन विज्ञान भी पूछा जाता है 2 नंबर में, और जीव विज्ञान में पूछा जाता है डीएनए आरएनए अंतर। तो डीएनए में आरएनए अब तक हम लोगों ने बहुत सारा अंतर सीख लिया। डीएनए और आरएनए में अब तक हमने बहुत सारा अंतर जाना। पहला अंतर कि आरएनए में राइबोस शुगर होता है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। दूसरा बात, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। डीएनए में यूरासिल नामक नाइट्रोजनस बेस नहीं पाया जाता है। डीएनए में थायमिन बेस पाया जाता है और आरएनए में थायमिन बेस नहीं पाया जाता है। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आरएनए में एडेनिन का पेयरिंग यूरासिल नाइट्रोजनस बेस के साथ होता है। आरएनए में एडेनिन का पेयरिंग यूरासिल नामक नाइट्रोजनस बेस के साथ होता है, जबकि डीएनए में एडेनिन का पेयरिंग थायमिन नामक नाइट्रोजनस बेस के साथ होता है। ये 3 अंतर हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारा अंतर हम लोग देख सकते हैं। आरएनए, ये हम डीएनए का फिगर बना रहे हैं। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना होता है। कैसा होता है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए द्विकुंडलिनी संरचना होता है। और डीएनए का जो क्वाइलिंग होता है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो द्विकुंडलिनी संरचना है डीएनए, इसमें जो क्वाइलिंग होता है वो राइट हैंडेड क्वाइलिंग होता है। कैसे होता है? राइट हैंडेड। ठीक वैसे ही जैसे आप स्क्रू जो हम कसते हैं राइट हैंडेड, तो डीएनए द्विकुंडलिनी स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है या डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, द्विलड़ी संरचना होता है डीएनए। इसमें क्वाइलिंग राइट हैंडेड होता है। आरएनए का बात करें तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक लड़ी संरचना होता है। तो डीएनए द्विलड़ी संरचना होता है, जबकि आरएनए एक लड़ी संरचना होता है। यह भी एक अंतर होगा। अब हम लोग जैसे कि देखेंगे ये एडेनिन का फिगर है। एडेनिन, ये एडेनिन नामक नाइट्रोजनस बेस है। इसे 6 अमीनो ट्यूबिन भी कहते हैं। हालांकि बायोकेमिस्ट्री फिर से आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, वहाँ डिटेल बताया जाएगा। ये एडेनिन है, इसका कॉमन नाम हुआ 6 अमीनो ट्यूबिन, एडेनिन है। तो ये नाइट्रोजनस बेस हुआ। यहाँ देखिए ये शुगर है, ये क्या है? शुगर। तो अभी पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर हुआ।
ये शुगर और यहाँ नाइट्रोजनस बेस, शुगर और यहाँ क्या है नाइट्रोजनस बेस, ये दोनों मिला है तो क्या हो गया न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, ये है पेंटोज शुगर। अब इसी एडिनिन को हम डायरेक्ट एडिनिन को यहाँ लिख दिए हैं एडिनिन, तो ये शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब यहाँ हाइपोफॉस्फेरिक एसिड जुटा है तो ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। ये आपका हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। जैसे एडिनिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, एडिनिन क्या हो गया नाइट्रोजनस बेस, तो ये हो गया एडिनिन नाइट्रोजनस बेस। इस एडिनिन के साथ शुगर मिल गया तो इसे कहेंगे एडिनोसाइन। ये एडिनोसाइन क्या हो गया तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। एडिनिन हो गया नाइट्रोजनस बेस, जब शुगर ये नाइट्रोजनस बेस और ये शुगर आपस में मिल गया, ये शुगर है 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, तो जब शुगर और बेस मिल गया तो हो गया न्यूक्लियोसाइड जैसे एडिनोसाइन। और ये हो गया एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। तो एडिनिन नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ मिला तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड जैसे एडिनोसाइन, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड मिल गया तो हो गया एडिनाइलिक एसिड, एक न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह से गुआनिन होगा क्या नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ जब शुगर मिलेगा तो हो जाएगा गुआनोसिन और गुआनाइलिक एसिड हो जाएगा उसका न्यूक्लियोटाइड। उसी तरह से जब साइटोसिन होगा क्या, साइटोसिन जब होगा नाइट्रोजनस बेस उसके साथ शुगर मिलेगा तो हो जाएगा साइटिडीन, न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा, साइटिडाइलिक साइट हो जाएगा, साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा आपको न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस, एडिनोसाइन क्या हो गया न्यूक्लियोसाइड, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड एडिनाइलिक एसिड। गुआनोसिन उसी तरह से गुआनिन, गुआनोसिन और गुआनाइलिक एसिड। उसी तरह से साइटोसिन, साइटिडीन और साइटिडिलिक एसिड। अब अगर यूरासिल हो तो यूरासिल हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ शुगर मिलेगा तो यूरिडीन, और न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। तो ये आप लोग पढ़िएगा, आपको फिर से केमिस्ट्री बताया जाएगा। ये नाइट्रोजनस बेस है, इसके साथ शुगर मिल गया तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, इसके साथ फॉस्फेरिक एसिड मिल गया तो ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो हम एडिनिन का एग्जांपल देके समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा डीएनए है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडली संरचना है डीएनए, इसका खास विशेषता क्या है। तो हमारा जो डीएनए है उसका खास विशेषता है सबसे पहला खास विशेषता कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है। डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है 2। हमारा डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और इसमें जो इसका आधार होता है वो शुगर और फॉस्फेट के हेल्प से बना होता है। किसके हेल्प से बना होता है, शुगर और फॉस्फेट के हेल्प से। यहां जैसे ये शुगर और फॉस्फेट के हेल्प से बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। कह रहा है हमारा डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और जिसके आधार शुगर और फॉस्फेट के बने होते हैं। हमारा डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। डीएनए द्विकुंडली संरचना होता है और एक 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसका आधार किसका बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का।
उसके बाद इसमें पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि जो डीएनए के जो दो लड़ी होते हैं, जो दो स्ट्रैंड होते हैं, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी यानी कि प्रति समानांतर ध्रुवंता, प्रति समानांतर ध्रुवंता प्रदर्शित करते हैं, एंटी पैरेलल पोलैरिटी। अब जैसे पैरेलल जो होते हैं दो लाइन, उसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। जैसे दो रेल की पटरी, उनके बीच हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होती है। तो यहाँ कह रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, बट एंटी, इनकी जो पोलैरिटी होती है वो एंटी होती है। जैसे इसमें अगर हम एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम से 3 प्राइम कहेंगे तो दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5 होगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे ये हम दिखा रहे हैं कि दो पेन है हमारे पास, तो ये यहाँ ये दोनों, सपोज ये दोनों पेन पैरेलल है, इसके बीच इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर इसको हम मान ले हेड, इसको क्या मान रहा है, इसको ऊपर वाला को हम हेड मान रहे हैं और नीचे वाला क्या हो गया टेल, ये सी हो गया, ये कुछ हो गया। तो यहाँ हम क्या देते हैं कि दोनों का हेड एक जैसा है, दोनों का टेल आमने सामने है, ठीक है। ये पैरेलल है और ये समान पोलैरिटी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे उलट दें तो आपको दिखाई पड़ेगा इसमें क्या है, एक का हेड इधर है, दूसरे का टेल इधर, और इसमें इस हेड के साथ इधर का टेल है और इधर हेड है। तो ये पैरेलल है बट इनकी पोलैरिटी कैसी है, एंटी पैरेलल। ये पैरेलल है लेकिन इनकी पोलैरिटी कैसी है, एंटी है। यानी कि एक का टेल दूसरे के हेड के सामने है, फिर दूसरे का हेड एक दूसरे के टेल के सामने। ठीक वैसे ही यहां जो दो स्ट्रैंड है, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए हैं डीएनए, इसका आधार सुगर फॉस्फेट का बना हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा कि ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर होते हैं, जो दो स्ट्रैंड है उसके अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस है। और इसमें नाइट्रोजनस बेस इस ढंग से होते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस जो होगा वो इस ढंग से होगा कि इसमें एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन के साथ होगा, ठीक है। फिर थाइमिन एडेनिन के साथ होगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ होगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ होगा। इस तरह का ये नाइट्रोजनस बेस अंदर की ओर पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करते हैं। डीएनए के जो दोनों लड़ी होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वो प्रति समानांतर ध्रुवंता प्रदर्शित किया, और ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है। ये जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ है, इसका आधार किसका बना है, मुख्य रूप से शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है। और इसमें ये जो हम स्ट्रैंड जैसा दिखा रहे हैं लाइन लाइन करके, ये क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये नाइट्रोजनस बेस इस तरह से इसमें होगा, जैसे हम किसी एक में दिखा रहे, जैसे इसमें हम दिखा रहे हैं, इसमें नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये इस चेन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा एडेनिन से, गुआनिन जुड़ा होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। आप बुक का सहारा लीजिएगा, जो आप बुक पढ़िएगा, आपके पास एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन, कोई भी बुक हो, एक फिगर दिया होगा, समझ में आपको आएगा, ठीक है। हम लोग को यही जानना है कि जो डीएनए है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जिसका आधार शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ है, और इसमें अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। इसके दोनों स्ट्रैंड प्रति समानांतर ध्रुवंता या एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करता है। इसमें अंदर के जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं इस ढंग से पाए जाते हैं, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा रहता है, उसी तरह से गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा रहता है, या ठीक उल्टा। और ये इस स्ट्रैंड से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जैसे यहाँ लिखो वैसे ही पाया जाता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए
चौथा पॉइंट इसमें क्या है कि जैसे देखो ये एक कंप्लीट टर्न हुआ डीएनए स्ट्रैंड का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टर्न हुआ, उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट टर्न हुआ। तो डीएनए का जो एक कंप्लीट पिच होता है, एक डीएनए संरचना में एक जो कंप्लीट पिच होता है, या यह एक जो कंप्लीट टर्न है, यह जो एक कंप्लीट टर्न है, हम इसी टर्न का बात कर रहे हैं। मान लिया जाए यह यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टर्न हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टर्न हुआ, तो इसका लेंथ देखिएगा, डीएनए के एक पूर्ण पिच का जो लंबाई होता है, या डीएनए के कंप्लीट टर्न है पिच का जो लंबाई होता है, वो 3.4 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर कितना होता है? 3.4। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर होता है। और इस कंप्लीट पिच में इसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर जुड़े रहते हैं। जैसे 1 2 3, यहाँ एक 4 होगा और एक छिपा रहेगा अंदर, या यहाँ 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, यानी कि 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर पाए जा रहे हैं? 10 बेस पेयर, 10 एक कंप्लीट टर्न, यानी कि 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर का टोटल लेंथ कितना है? 3.4 नैनोमीटर। या एक कंप्लीट टर्न का लेंथ कितना है? 3.4 नैनोमीटर। अब अगर हम किसी दो नाइट्रोजनस बेस के बीच, ठीक है, यहाँ जो एक नाइट्रोजनस बेस और दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस कैसा है निकालें, इसको हम क्या करेंगे? 3.4 को 10 से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.34 नैनोमीटर। कितना आएगा? 0.34 नैनोमीटर। तो ये 3.4 नैनोमीटर क्या है? तो डीएनए के कंप्लीट पिच का या डीएनए के कंप्लीट टर्न का, ठीक है, ये लंबाई होगा। कितना है? 3.4 नैनोमीटर। अब इसके अंदर 3 बेस पेयर पाए जाते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। एक बेस पेयर के बीच का लेंथ कितना है या लंबाई कितना है? तो हम 10 से भाग देंगे तो 0.34 नैनोमीटर। ये एक नाइट्रोजनस बेस पेयर का, यहाँ इसमें मतलब एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच का डिस्टेंस हुआ, दो नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस हुआ कह सकते हैं। और एक और खास बात कि ये दोनों स्ट्रैंड सुगर फॉस्फेट के बने होते हैं। अंदर में नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ये भी नाइट्रोजनस बेस भी स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो इसको एक क्या देता है? एक स्टेबिलिटी, इस स्ट्रक्चर को एक अस्थायित्व प्रदान करता है, इस संरचना को अस्थायित्व प्रदान करता है। और साथ ही साथ इसमें हम देख रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेस का जो एक नाइट्रोजनस बेस के पेयर के ऊपर दूसरा है, एक के ऊपर एक। जैसे सपोज A बराबर T है, तो इसके ऊपर T बराबर A है, ठीक है। फिर इसके ऊपर G C है, फिर इसके ऊपर C G है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? एक नाइट्रोजनस बेस के ऊपर एक के ऊपर एक अटैच है, स्टैट के रूप में पाया जा रहा है। अब इसी को हम थोड़ा सा यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका वो शुगर हुआ, ये क्या हुआ? 5 कार्बन पेंटोज शुगर है, और ये आपका एडेनिन नाइट्रोजनस बेस दिखाई पड़ रहा है। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम। डीएनए का एक स्ट्रैंड कहाँ है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो हम देख रहे हैं कि 5 प्राइम जो है डीएनए का एक स्ट्रैंड, 5 प्राइम से वहां 3 प्राइम लिखा हुआ है, यह एक स्ट्रैंड है। तो 5 प्राइम यहाँ क्या है? फॉस्फेट ग्रुप की हो रहा है, और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप की। ये शुगर हुआ, और ये एडेनिन लिखा हुआ है, ये मतलब यहाँ एडेनिन है, तो ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। इसे फास्फोरस मिला तो ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड। ये 1 2 3 4 न्यूक्लियोटाइड हुई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा है। फिर उसी तरह से
यहाँ देखिए ये 5 से 3 है तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ 5 प्राइम तो यहाँ 3 प्राइम, फिर वहाँ 3 प्राइम तो यहाँ 5 प्राइम। अब उसमें क्या होगा, फिर वही यहाँ 5 प्राइम फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ शुगर है और ये एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ फॉस्फेट शुगर, थायमिन नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर गुआनिन नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर और साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इस स्ट्रैंड में आप क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ एडेनिन है तो यहाँ दूसरा उसके सामने नाइट्रोजन बेस क्या है, थायमिन है, यहाँ थायमिन है तो यहाँ क्या है, एडेनिन है, यहाँ गुआनिन है तो क्या है, साइटोसिन है, साइटोसिन है तो क्या है, गुआनिन। सेम चीज। तो ये हम क्या बताने का प्रयास, आपके बुक में, किसी भी बुक में एनसीईआरटी या भारतीय फिगर को आप देखिएगा ध्यान से, ये बताया है डीएनए का स्ट्रक्चर। ये डीएनए के दो चेन हुए, एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए का जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुआ। काहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो इसमें एक अपने आप में न्यूक्लियोटाइड है, शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप, शुगर बेस फॉस्फेट ग्रुप। और ये हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा हो जाएगा फिर इधर से 5 से 5 प्राइम फॉस्फेट की तरफ है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ है, 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप की तरफ है और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ है। आपके बुक में भी फिगर दिया होगा, खूब ध्यान से पढ़िए उसको। और आप लोग से बताया गया था कि जब आप पढ़ने बैठिए तो बुक जरूर साथ रखिए। मैं एनसीईआरटी प्रीफर करता हूँ, क्योंकि आपका बिहार सरकार के द्वारा जो रिकमेंडेड बुक है वो एनसीईआरटी का ही चलता है जी भैया। और एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपके हर तरह के परीक्षा के लिए और आपके 12 बोर्ड के लिए। तो आप बुक खोल के बैठिए, पढ़िए और रफ कॉपी साथ में जरूर लीजिए, रफ कॉपी से भी नोट कीजिए और बुक से भी लिखते रहिए, फिर पढ़ने के बाद जो दिक्कत हो पूछिए। तो अभी हमने क्या बताया कि डीएनए, हमारे जो डीएनए है, जो डीएनए जो द्विलड़ित संरचना होता है उसका खास विशेषता क्या है, फिर से सुना जाए। पहला कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना हुआ है जिसका आधार शुगर और फॉस्फेट से बनता है। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है जिसका आधार शुगर फॉस्फेट से बनता है, पहला। दूसरा पॉइंट कि इसके जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है या जो दोनों लड़ियां हैं वो आपस में एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करती है, प्रति समानांतर ध्रुवता। अभी हम समझाए थे 2 पेन के हेल्प से, ठीक है, ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी प्रदर्शित करता है और इनके अंदर की ओर नाइट्रोजनस बेस एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहते हैं। नाइट्रोजनस बेस कैसे प्रेजेंट रहेंगे, तो इसमें हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ प्रेजेंट रहेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके। उसी तरह से गुआनिन रहेगा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, इस स्ट्रैंड से भी जुड़े रहेंगे। तीसरा कि जो डीएनए यह एक कंप्लीट टर्न हुआ, एक कंप्लीट पिच हुआ, या यह एक कंप्लीट पिच हुआ, तो डीएनए के एक कंप्लीट पिच का लेंथ यहाँ या यहाँ पर 3.4 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 3.4 नैनोमीटर होता है। और इसके अंदर 3 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो अगर हम एक बेस पेयर का लेंथ निकालते हैं तो 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.34 नैनोमीटर। तो 3.4 नैनोमीटर क्या है कि डीएनए के कंप्लीट पिच का लेंथ हुआ, लंबाई, और 0.34 नैनोमीटर क्या हुआ, एक बेस पेयर का लेंथ हुआ, यानी कि 2 बेस पेयर के बीच का वो डिस्टेंस हुआ, यानी कि कह सकते हैं कि यह एक बेस पेयर का ये लेंथ हुआ 0.34 नैनोमीटर। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है उसका एक पेयर एक दूसरे के ऊपर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, और हाइड्रोजन बेस से जुड़े हुए हैं जिसके चलते इस पूरी संरचना को एक तरह का स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान होता है। बस यही है आपका डीएनए का खास विशेषता। और इस तरह से हमने डीएनए को पूरा किया। अब आप किताब को बार बार रीडिंग डालिए, कोई इसमें से कोई शब्द छूटा हो, कोई लाइन, कोई बात जो नहीं समझ में आए उसको पूछिए, बोलिए। और कोचिंग के अलावे भी आप मेरे से दिन में प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में। सारे बच्चे मेरा मोबाइल नंबर जानते हो पहले से, तो जाने, नहीं जानते हैं तो लिखेंगे।
मैं चलते चलते मोबाइल नंबर बता दूंगा और आप हमसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जब तक लाइव क्लास नहीं हो रहा है, आपको कोई अगर दिक्कत है तो आपके द्वारा दिया गया कमेंट हम लोगों के मोबाइल पर नहीं आ रहा है, वो कोचिंग के लैपटॉप पर आता है। कभी कभार हम लोग देख लेते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, ऐसे अन्यथा वो पड़ा रहता है। तो आपको इस फिलहाल जब तक लाइव क्लास नहीं हो रहा, आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रही है बायोलॉजी में, तो आप हमें दिन में कभी भी फ़ोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या आप रात में भी पूछिएगा, कभी भी फ़ोन करिएगा। तो हमारे पास समय नहीं हुआ तो हम बता देंगे, आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद फ़ोन करना हम बता देंगे। तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहिए, लेकिन पढ़िए, बार बार बुक रीडिंग डालिए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि डीएनए क्या होता है भाई। तो डीएनए पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों का आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। डीएनए पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। अपवाद है कुछ विषाणु जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, जैसे पोलियो वायरस। तो कुछ विषाणुओं को छोड़ करके, जैसे HIV वायरस, पोलियो वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसे कुछ वायरस को छोड़ करके वायरस अपवाद है। बाकी पृथ्वी पर मौजूद सभी सजीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि डीएनए ही वे पदार्थ होते हैं जिसके हेल्प से माता पिता का बच्चे में जाता है। डीएनए एक बहुलक है जो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। डीएनए एक बहुलक है जिसके इकाई का नाम न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की सारी कहानी आप लोगों को समझाया जा चुका है। आपसे यहाँ प्रश्न कई तरह से आएंगे, जैसे कि मैंने बॉन्ड के बारे में बताया, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? तो शुगर और बेस के बीच। 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि डीएनए द्विकुंडलीय संरचना का विशेषता लिखें। तो यही फिगर आप ड्रॉ कीजिएगा। आप यहाँ इसका डायमीटर जो है, इसके जो डीएनए का जो द्विकुंडलीय संरचना, इसका डायमीटर यहाँ होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप डाल सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है 20 एंगस्ट्रॉम? तो डीएनए जो डबल हेलिकल संरचना है उसका यहाँ डायमीटर हो गया। तो यहाँ विशेषता आएगा 5 नंबर में। डीएनए का द्विलड़ी संरचना का खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने। चरगाफ रूल क्या है, किसने दिया था? वही इरविन चरगाफ ने दिया था। रूल क्या है? किसी भी सजीव के डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन नामक नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन नामक नाइट्रोजनस बेस बराबर होता है E बराबर T, G बराबर C, और A प्लस G बाई T प्लस C बराबर 1। जो लिखे हैं उसी को लिखिए। 2 नंबर में पूछा जाता है कि चरगाफ रूल को एक्सप्लेन करें, तो आप आराम से लिख सकते हैं। सवाल अगर 5 नंबर में आए तो ये लिख दीजिए। जैसे हम बनाए हैं ठीक इतना ही बनाइए, आपको 5 नंबर मिलेगा। ये लिख दीजिए और इसमें लिखिए कि डीएनए द्विलड़ी संरचना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसका आधार शुगर और फॉस्फेट से बना है। डीएनए की जो दोनों लड़ियां होते हैं ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब प्रति समानांतर ध्रुवंता प्रदर्शित करते हैं। और नाइट्रोजनस बेस इसमें अंदर की ओर मौजूद रहता है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस इस तरह से मौजूद रहता है कि एडेनिन का पेयरिंग थायमिन से, एडेनिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा रहता है, और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा रहता है। इसमें एक कंप्लीट जो पिच है इसका, उसका लेंथ 3.4 नैनोमीटर होता है, जिसके अंदर 10 नाइट्रोजनस बेस जोड़ा पाए जाते हैं, और एक जोड़ा का लेंथ आता है 0.34 नैनोमीटर। इसमें नाइट्रोजनस बेस एक के ऊपर एक पाए जाते हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस इस चेन से, इस स्ट्रैंड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये इसको अस्थायित्व, इस संरचना को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। बस यह 5 नंबर में आएगा। तो 5 नंबर में सवाल आ सकता है कि डीएनए का संरचना। 2 नंबर में आ सकता है चरगाफ रूल, और अगर आ जाए न्यूक्लियोटाइड का संरचना लिखें तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है, न्यूक्लियोसाइड है फॉस्फोरिक एसिड का, और न्यूक्लियोसाइड बना होता है शुगर और बेस का। सारा बात दिखाया जा चुका है। बाकी आप बुक पढ़िए और इस तरह से इसको हम लोग फिनिश करेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि डीएनए और आरएनए में
डीएनए और आरएनए में बेटर अनुवांशिक पदार्थ कौन है, यानी कि हम लोग पढ़ना है डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन, डीएनए और आरएनए का क्वालिटी पढ़ना है, एक दूसरे का क्वालिटी पढ़ना है, या डीएनए और आरएनए में कौन बेटर अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है पढ़ना है। तो इसके पहले छोटा सा एक और चीज है, वो 2 नंबर में पूछा सकता है आपकी परीक्षा में, सेंट्रल डोग्मा क्या है। 2 नंबर में आता है आपकी परीक्षा में सेंट्रल डोग्मा, CENTRAL, सेंट्रल डोग्मा, DOGMA। सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट पूछा जाता है आप लोगों में, क्या है सेंट्रल डोग्मा, 2 नंबर में आ सकता है। तो कह रहा है कि जो वाटसन और क्रिक जो डीएनए द्विलड़ी संरचना दिए थे, उन्हीं के द्वारा, वाटसन और क्रिक जो द्विलड़ी संरचना दिए थे, उसी में मुख्य रूप से क्रिक के द्वारा यह सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट दिया गया था। ये सेंट्रल डोग्मा क्या है? कह रहा है कि सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत बताता है कि सजीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। क्या है सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट? तो सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट या सिद्धांत यह बताता है कि सजीव में जो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह होता है वो हमेशा ही एक दिशा में होता है। कैसे होता है? एक दिशा में, यानी कि द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। सेंट्रल डोग्मा ये किसने दिया था? तो क्रिक, CRICK, क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट दिया। किसने दिया? वाटसन। वो जो वाटसन क्रिक थे, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के द्विलड़ी संरचना दिया, उसमें क्रिक महोदय जो वो मुख्य रूप से इसका कंसेप्ट दिए। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि आनुवांशिक सूचना का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। कैसे? देखिए, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ये आपके बुक में बनाया गया, यही है सेंट्रल डोग्मा। इसमें क्या होता है कि आनुवांशिक सूचना जो डीएनए के पास है वो आरएनए को जाता है और फिर आरएनए अपने अनुसार से प्रोटीन बनाता है। यानी कि आनुवांशिक सूचना का प्रवाह हमेशा डीएनए से आरएनए से होते हुए प्रोटीन के पास जाता है। यानी कि डीएनए अपना सूचना देता है आनुवांशिक सूचना आरएनए को, और जैसा सूचना आरएनए को दिया जाता है उसी हिसाब से प्रोटीन बनता है। यानी जो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह हुआ वो हमेशा क्या हुआ? वो हमेशा क्या हुआ? यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में। तो सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट किसने दिया था? क्रिक ने। और क्या है सेंट्रल डोग्मा? कि सजीवों में आनुवांशिक सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है या एक दिशीय होता है, एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल। कैसे? तो यही डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन हमेशा। लेकिन इसका अपवाद है HIV वायरस, टेमिनिज्म और बाल्टीमोर, टेमिनिज्म TAMINISM एंड बाल्टीमोर नामक वैज्ञानिक जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने क्रिक के सेंट्रल डोग्मा कंसेप्ट का अपवाद बताया, HIV वायरस। क्योंकि HIV वायरस क्या है? तो HIV वायरस में जो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह है वो एक दिशा में नहीं रह पाता है। आप लोग आगे पढ़िएगा कि HIV वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। HIV वायरस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और उसके पास एक खास एंजाइम पाए जाते हैं जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज उस एंजाइम के हेल्प से वो अपने आरएनए को डीएनए में बदल देता है। यानी कि अगर हम वायरस का बात करेंगे, HIV वायरस में एक कंपटीशन में भी पूछा
वो पूछा गया कंपटीशन में कि सेंट्रल डोग्मा का कंसेप्ट का अपवाद क्या है, एचआईवी वायरस। इसका अपवाद क्या है, एचआईवी वायरस। क्या है एचआईवी वायरस? एचआईवी वायरस क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए ये घटना हो जाता है एचआईवी वायरस में। इसमें डीएनए से आरएनए बन सकता है और फिर आरएनए से डीएनए भी बन सकता है, क्योंकि इसके पास एक खास एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसीलिए यहां सूचना का प्रवाह एक दिशा में नहीं रहा। एचआईवी वायरस इस सेंट्रल डोग्मा का अपवाद हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये क्या है, यहाँ क्या दिख रहा है, ये डीएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए से डीएनए बनता है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए का प्रतिकृतिकरण, डीएनए का प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए से आने बनता है, इसे कहते हैं अनुलेखन। क्या कहते हैं? अनुलेखन। यानी कि अनुलेखन वह प्रक्रिया है, अनुलेखन वह प्रक्रिया जिसे डीएनए से आने बनता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कौन प्रक्रिया है? वह प्रक्रिया जिसे डीएनए से आरएनए बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनना हो गया ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना हो गया स्थानांतरण। आरएनए से प्रोटीन बनना क्या हो गया? स्थानांतरण। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए बनना डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनना क्या होगा? अनुलेखन। और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या होगा? स्थानांतरण या ट्रांसलेशन। तो इस तरह से हमने सेंट्रल डोग्मा भी पढ़ लिया। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए का क्या खास क्वालिटी है। थैंक यू।